नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपांशु और स्वागत है आपका टीबीआई के इस नए एपिसोड में। हमारी दुनिया बहुत सी रहस्यों से भरी पड़ी है और बहुत से रहस्यों को सुलझा लिया जाता है, लेकिन बहुत से रहस्य ऐसे भी होते हैं जो हमेशा के लिए रहस्य बनकर रह जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आज की कहानी अमेरिका के डीबी कूपर नाम के एक ऐसे चोर की है जो पूरी दुनिया के लिए आज तक रहस्य बना हुआ है। एफबीआई और बहुत सी जांच एजेंसियां इस चोर को पकड़ने के लिए 50 साल से ज्यादा का समय बर्बाद कर चुकी हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। यह घटना है 24 नवंबर 1971 की, जब डैन कूपर नाम का एक व्यक्ति काला सूट पहनकर और काला बैग लेकर एक जेंटलमैन की तरह अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचता है और टिकट काउंटर से बोइंग 727 प्लेन में अपने लिए $20 में पोर्टलैंड से सिएटल की एक तरफा टिकट बुक करता है। उस समय अमेरिका के एयरपोर्ट्स में ज़्यादा सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, इसलिए डैन कूपर अपने बैग को आसानी से प्लेन के अंदर ले जाने में सफल हो गए और अपनी सीट 18C पर बैठ जाते हैं। दोपहर 2:50 पर प्लेन पोर्टलैंड से उड़ती है और उड़ने के कुछ देर बाद कूपर अपने लिए बॉर्बन ड्रिंक और सोडा ऑर्डर करते हैं। उनके फ्लाइट का सफ़र सिर्फ 30 मिनट का ही था, इसलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए वे अपने प्लान में लग जाते हैं। डैन कूपर अपने नज़दीकी खड़ी फ्लोरेंस स्कैपनर नाम की एक फ्लाइट अटेंडेंट को पास बुलाकर उसे एक पर्ची देते हैं। पहले फ्लाइट अटेंडेंट को लगता है कि कूपर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए वह उसे अपने पर्स में डाल लेती है, लेकिन फिर कूपर उसे अपनी तरफ इशारा करके उसे धीरे से वह पर्ची पढ़ने के लिए कहते हैं। उस पर्ची में लिखा था कि उसके पास बैग में बम है और अटेंडेंट को उसके पास बैठने को कहा गया था। इसके बाद अटेंडेंट घबराकर उसके पास बैठ जाती है और कूपर को बम दिखाने को कहती है। तो कूपर अपना बैग थोड़ा सा खोलकर उसे बम दिखाता है और अपनी मांग उसके सामने रखता है और कहता है कि उसे $2 लाख और 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो वह प्लेन को बम से उड़ा देगा। और अगर उसकी मांगें मान ली जाती हैं तो वह सभी यात्रियों को सुरक्षित जाने देगा। इसके अपने डैन कूपर की मांगों को लेकर कॉकपिट में बैठे पायलट के पास पहुंच जाती है और पायलट कूपर की सभी मांगों को सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचाता है। ये खबर एफबीआई और पुलिस तक पहुंच जाती है और उन सभी को पता लग चुका था कि प्लेन अब हाईजैक हो चुका है। एयर होस्टेस जब वापस प्लेन में जाती है तो देखती कि डैन कूपर काला चश्मा लगाकर बिल्कुल आराम से बैठा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और अपना ड्रिंक पी रहा था और वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। इसी वजह से प्लेन में मौजूद यात्रियों को भनक तक नहीं थी कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। उधर यात्रियों की जान बचाने के लिए एफबीआई द्वारा डैन कूपर की सभी मांगों को मान लिया जाता है और वे चालाकी दिखाते हुए पूरे $2 लाख को $20 के नोटों से भर देते हैं, ताकि बैग ज़्यादा भारी हो सके और सभी नोटों के सीरियल नंबर भी तय किए जाए, ताकि बाद में कूपर को पकड़ने में आसानी हो सके। समय हो चुके थे शाम के 5:40। प्लेन सिएटल के एयरपोर्ट पर लैंड करती है और कूपर की मांग के पैराशूट और पैसे मिलने के बाद वह अपने वादे के मुताबिक सभी 36 यात्रियों को प्लेन से सुरक्षित उतरने देता है। वह प्लेन में 2 पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक फ्लाइट अटेंडेंट को रहने के लिए कहता है और प्लेन मैक्सिको के लिए उड़ान भरती है। एफबीआई चालाकी से 2 अमेरिकी जासूसी जहाज़ों को प्लेन के पीछे लगा देती है। उड़ान के दौरान पायलट बताता है कि प्लेन में मैक्सिको पहुंचने जितना ईंधन नहीं है, तो कूपर उसे रेनो नवाडा की तरफ ले जाने के लिए कहता है। अब प्लेन को 10,000 फुट की ऊंचाई और 100 नॉट यानी 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम उड़ाने को कहता है। कूपर हवाई सीढ़ी कैसे खुलता है इसके बारे में फ्लाइट अटेंडेंट से पूछता है और फिर उसे भी कॉकपिट पर बाकी लोगों के साथ रहने और दरवाजा अंदर से बंद करने को कहता है। 8 बजे के करीब एयर स्टेयर खुलने के कारण कॉकपिट में वार्निंग लाइट जलने लगती है और डैन कूपर पैसे और पैराशूट लेकर जहाज से कूदता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। इधर 10:15 में खुले एयर स्टेयर्स के साथ बोइंग 727 प्लेन रेनो एयरपोर्ट पर लैंड करती है और प्लेन को पुलिस और एफबीआई एजेंट्स द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें पता चलता है कि डैन कूपर भाग चुका है। इसके बाद प्लेन की छानबीन की जाती है, जिसमें से कूपर के टाई का क्लिप और उनके मंगाए हुए 4 में से 2 पैराशूट मिलते हैं। कूपर बाकी के सभी सबूत को अपने साथ ले जाता है,
जिसमें उसके द्वारा फ्लाइट अटेंडेंट को दिया गया 1 लेटर भी शामिल था। कूपर को पकड़ने के लिए एफबीआई द्वारा नॉर्जाक नाम से खोज शुरू की जाती है। आंखों देखे गए लोगों द्वारा कूपर का स्केच तैयार किया जाता है। लैंड किए गए इलाके के बहुत से किलोमीटर जंगलों और नदियों में कई महीनों तक खोज चलती है। बहुत से घरों की छानबीन भी की जाती है, लेकिन कूपर और उसका पैराशूट का कोई भी पता नहीं चलता। कुछ ही दिनों में डैन कूपर पूरी मीडिया में छा जाता है, लेकिन एक न्यूज़पेपर ने गलती से डैन कूपर का नाम डीबी कूपर लिख दिया था और लोगों को ये नाम ज़्यादा पसंद आने लगा। इस तरह से न्यूज़पेपर की गलती के कारण डैन कूपर का नाम डीबी कूपर रखा गया और वो हर जगह इसी नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद कूपर के भागने के तरीके से एफबीआई को लगता है कि कूपर ने किसी पैराग्लाइडिंग स्कूल से ट्रेनिंग ली होगी, इसलिए सभी ट्रेनिंग स्कूलों में पूछताछ की जाती है और बहुत से पैराट्रूपर्स के रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं, लेकिन वे फिर से सफल नहीं हो पाते। बहुत सी छानबीन के बाद भी जब कूपर का कुछ पता नहीं चला तो लोग मानने लगे कि लैंडिंग के दौरान कूपर की मौत हो गई होगी, पर उसकी मौत का भी कोई प्रमाण नहीं मिल सका, क्योंकि ना कूपर की लाश कभी मिली और ना ही पैसों का बैग और ना ही वो पैराशूट कभी मिले। लेकिन घटना के 8 साल बाद 10 फरवरी 1980 को 8 साल के ब्रायन इंग्राम नाम के बच्चे को कोलंबिया नदी के किनारे अपने परिवार के साथ लकड़ी इकट्ठा करते हुए रेत के नीचे दबे हुए $20 के नोटों के 3 बंडल मिलते हैं। बहुत सालों से रेत के नीचे दबे होने के कारण नोट खराब हो चुके थे, पर बीच के नोट अभी भी सुरक्षित थे और अधिकारी इन नोटों के सीरियल नंबर देखकर पहचान जाते हैं कि ये वही नोट हैं जो उस रात कूपर को दिए गए थे। इस घटना के बाद कूपर के केस ने फिर से तेजी पकड़ी। ये नोट कहाँ कैसे पहुंचे, इस पर बहुत विवाद हुआ। किसी का कहना था कि कूपर ने फिरौती में मांगे नोटों का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया और उन्हें यहाँ छुपा कर रख दिया था, और किसी का कहना था पैराग्लाइडिंग के समय नोट के कुछ बंडल कूपर के बैग से गिरकर यहाँ आ गए। ऐसी ही बहुत सी कहानियां बनाई गईं, पर इस घटना से कूपर का कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन डीबी कूपर के हाईजैकिंग के बाद उनसे जुड़ा यह पहला सबूत मिला था। डीबी कूपर के इस केस के बारे में सालों साल तक बहुत छानबीन होती रही, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया। आखिरकार हाईजैकिंग के 45 सालों बाद 2016 में इस केस को एफबीआई द्वारा बंद कर दिया गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और मेरा मेहनत अच्छा लगता है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।